हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। तो हम यहाँ पे जो आईसीए के इनकम टैक्स के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 16th केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 15 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 16th केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए पहले वो हम रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, what is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Hethel under the head income from house property for the assessment year 26-27? तो यहाँ पे ये पूछा है कि मिस हेतल के हाथ में करंट प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल की जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, what would be the tax liability of Miss Ethel for the assessment year 26-27? Compute in a manner so that her tax liability is minimum. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको मिस एथल की टैक्स लाइबिलिटी निकालने को पूछा गया है, और यहाँ पे ये लिखा है कि उनको अपनी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज करनी है। तो आपको क्या करना होगा, 115 बीएससी यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड नॉर्मल टैक्स रिजिम, दोनों रिजिम में आपको उनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होगी, और जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी उस रिजिम में हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, is Hethel's father required to furnish his return of income in India for the assessment year 26-27? तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि मिस हेथल के पापा को करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में क्या अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। तो उसके लिए तो आपको उनकी इनकम निकालनी होगी, उसके बाद ही आपको ये मालूम होगा। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, is Miss Hethel's grandfather required to pay advance tax during the previous year 25-26 if he has shifted out of the default tax regime? तो आखिरी क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि मिस हेतल के दादाजी को क्या करंट प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस टैक्स पे करना होगा अगर उन्होंने 115 बीएससी यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में से ऑप्ट आउट किया है। ठीक है सर। तो चलिए काम करते हैं, अब हम चलते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या लिखा है, मिस हेतल अ रेसिडेंट ट्रांसफर टू हिज हस्बैंड मिस्टर हेमंत रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 45 lakhs located in Nagpur without any consideration. The expected rent of such property is rupees 5 lakhs. Municipal tax of rupees 5,000 paid by Miss Hetal for this property during the previous year 25-26। तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि मिस हेतल के पास जो नागपुर में उनकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी एक प्रकार से उनको गिफ्ट में दे दी। तो अब यहाँ पे आपको सेक्शन 27 याद आना चाहिए। सेक्शन 27 में क्या लिखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने या अपनी स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एनी कंसिडरेशन और फॉर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर उस केस में जो ट्रांसफर है यानी जिस इंडिविजुअल ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा एज पर सेक्शन 27। तो अब यहाँ पे मिस हेतल ने अपनी नागपुर वाली प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को जो ट्रांसफर की है विदाउट एनी कंसिडरेशन, उस प्रॉपर्टी के लिए मिस हेतल ही डीम्ड ओनर मानी जाएगी एज पर सेक्शन 27, और उस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है वो उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, Miss Hethel has three residential properties in Mumbai. The expected rent from the three properties situated in Mumbai is rupees 10 lakhs, rupees 11 lakhs, and rupees 12 lakhs respectively. She purchased the properties out of her own funds. Municipal taxes due are rupees 15,000, rupees 20,000, and rupees 25,000. The same have, however, not been paid this year in respect of the three properties. The expected rent is less than the standard rent in case of all the aforementioned properties. Miss Hethel does not have any income from any other source. तो अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि मिस हेतल के पास मुंबई में 3 और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस हेतल के पास टोटल 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। एक तो उनका नागपुर में घर था जो उन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए भी मिस हेतल ही डीम्ड ओनर मानी जाएगी एज पर सेक्शन 27। और इसके अलावा मुंबई में इनके पास 3 और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, तो कुल मिला के इनके पास 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे इस केस स्टडी में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया कि इनमें से कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है। बिकॉज एसओपी का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप अपने खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर अनऑक्यूपाइड पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब एसओपी के केस में आपको कोई एक्चुअल रेंटल इनकम तो मिलेगी नहीं, तो आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वही सीधा नील ली जाएगी। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ पूरे साल भर में मैक्सिमम 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो उसमें से मैक्सिमम 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी जिसके लिए आप नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर पाएंगे। 2 से ज्यादा जितनी आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है वो आपकी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और उसकी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल की जाएगी। और ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप किसको एसओपी माने, किसको डीएलओपी माने।
नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जिस प्रॉपर्टी की इनकम ज्यादा आ रही है उसे हम एसओपी मान लेंगे और जिस प्रॉपर्टी की इनकम कम आ रही है उसे हम डीएलओपी मान लेंगे। तो अब यहाँ पे मिस हेतल के पास जो 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन तो नहीं आएगा। इसके अलावा जो मुंबई में इनकी 3 और प्रॉपर्टीज है उसके लिए जो म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट आपको दिया गया है वो म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एक्चुअली पे नहीं किया है, तो यहाँ पे इन 3 प्रॉपर्टीज की अगर आपने इनकम निकाली तो वो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज का जो एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट आपको दिया गया है उसी के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी को एसओपी माने, किस प्रॉपर्टी को आप डीएलओपी माने, किस प्रॉपर्टी की इनकम ज्यादा आएगी, किस प्रॉपर्टी की इनकम कम आएगी। तो यहाँ पे जो नागपुर में आपकी प्रॉपर्टी है उसका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया गया ₹5 लाख, जो बाकी की तीनों प्रॉपर्टीज के एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो यहाँ पे जो नागपुर वाली प्रॉपर्टी है उसे आप डीएलओपी मान लीजिए। और इसके अलावा जो मुंबई में आपकी 3 प्रॉपर्टीज है उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया है ₹10 लाख, जो बाकी की मुंबई की 2 प्रॉपर्टीज है उसके एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो जो मुंबई में आपकी पहली प्रॉपर्टी है उसे भी आप डीएलओपी मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई की जो बाकी की 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड 3, उसका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो ज्यादा है तो उसकी इनकम ज्यादा आएगी, तो उन 2 प्रॉपर्टीज को आप एसओपी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, जो नागपुर में आपकी प्रॉपर्टी है उसे हमने यहाँ पे डीएलओपी माना है और जो मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसे भी हमने यहाँ पे डीएलओपी माना है और मुंबई में बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज है उसे हमने एसओपी माना है। तो चलिए काम करते हैं, अब हम यहाँ पे इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल देते हैं। तो अब सर हम यहाँ पे इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो आपकी नागपुर में प्रॉपर्टी है और जो मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इन 2 प्रॉपर्टीज को हमने डीएलओपी माना है और मुंबई में बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज है उसे हमने एसओपी माना है। तो एसओपी के केस में आपकी कोई एक्चुअल रेंटल इनकम तो रहेगी नहीं, तो उसमें आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वही सीधा नील ली जाएगी और इसके अलावा आपने उन दोनों प्रॉपर्टीज के लिए कोई लोन भी नहीं लिया था, तो यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं रहेगा अंडर सेक्शन 24B, तो उन 2 प्रॉपर्टीज की इनकम नील रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सिर्फ नागपुर वाली प्रॉपर्टी और जो मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इन 2 प्रॉपर्टीज की ही इनकम निकालनी है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप ले लीजिए उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे बिकॉज ये डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज है तो आपको कोई एक्चुअल रेंटल इनकम तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे जो आपको एक्सपेक्टेड रेंट दिया गया था वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो नागपुर वाली प्रॉपर्टी है उसका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया गया था ₹5 लाख, तो वो ले लीजिए। और मुंबई में जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसका एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया गया था ₹10 लाख। अब आपको ये मालूम है कि जीएवी में से आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन ये तभी दिया जाएगा अगर आपने वो एक्चुअली पे किया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे जो नागपुर वाली प्रॉपर्टी है उसके लिए म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया था ₹5,000, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मुंबई में जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए जो म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट आपको दिया गया था वो आपने एक्चुअली पे नहीं किया था ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नागपुर वाली प्रॉपर्टी के केस में नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी ₹4,95,000 और मुंबई में जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसकी एनएवी आपको मिल जाएगी ₹10 लाख। अब एनएवी में से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 24 है। तो नागपुर वाली प्रॉपर्टी के केस में आपको मिल जाएगा अमाउंट ₹1,48,500 और मुंबई में जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मिल जाएगा ₹3 लाख। तो यहाँ पे आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज की इनकम मिल जाएगी। नागपुर वाली प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी ₹3,46,500 एंड मुंबई में जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसकी इनकम आपको मिल जाएगी ₹7 लाख। तो यहाँ पे टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी आपकी ₹10,46,500 और यही आपकी ग्रोस टोटल इनकम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में इनकी और कोई भी इनकम नहीं दी गई थी, तो यही आपकी जीटीआई रहेगी और यही आपकी टोटल इनकम भी रहेगी, बिकॉज आपको कोई डिडक्शंस की डिटेल्स नहीं दी गई थी। तो आपकी टोटल इनकम रहेगी ₹10,46,500। अब यहाँ पे आपको इनकी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी होगी, बिकॉज वो आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था और सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा था कि मिस हेतल अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 115 बीएससी यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड नॉर्मल टैक्स रिजिम, दोनों रिजिम में आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी और जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी उस रिजिम में हम टैक्स पे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 115 बीएससी में उनकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए। अब यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम है उसमें सिर्फ आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उस पे आपका स्लैब रेट लगेगा। अब आपको ये मालूम होगा कि 115 बीएससी में करंट प्रीवियस ईयर से आपका स्लैब रेट अमेंड किया गया। अब आपको ₹4 लाख तक की इनकम पे बेसिक एग्जम्पशन दिया जाता है, तो 4 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 5% के रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा ₹20,000। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स लेवी किया जाता है 10% के रेट से, लेकिन यहाँ पे
आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है ₹10,46,500। तो यहाँ पे आपकी 2,46,500 की इनकम पे टैक्स लगेगा 10% रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा ₹24,650। अब यहाँ पे आपको टोटल टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा ₹44,650। अब यहाँ पे आपको 87 का रिबेट मिल जाएगा, बिकॉज आपको ये मालूम होगा कि 115 बीएससी के केस में अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपको 87 का रिबेट दिया जाता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मिस हेतल जो है वो करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के रेसिडेंट है, तो आपको यहाँ पे रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स का अमाउंट है वही लोअर है, तो उतना ही आपको यहाँ पे रिबेट दिया जाएगा, दैट इज ₹44,650। तो यहाँ पे 115 बीएससी के केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी नील रहेगी। ठीक है सर। उसके बाद आपको नॉर्मल टैक्स रिजिम में भी उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम है ₹10,46,500। तो इस पे आपका 2,50,000 वाला स्लैब रेट लगेगा। तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 5% के रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा ₹12,500। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स लगेगा 20% के रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा ₹1 लाख। एंड उसके बाद 10 लाख से ऊपर जितनी आपकी इनकम है उस पे आपका टैक्स लगेगा 30% के रेट से। तो हमारी यहाँ पे 10 लाख से ऊपर वाली इनकम है 46,500, तो उस पे आपका टैक्स लेवी किया जाएगा 30% के रेट से, तो वो आपको मिल जाएगा ₹13,950। तो अब आपको यहाँ पे टोटल टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा ₹1,26,450। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल टैक्स रिजिम में 87 का रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए @4%, तो वो आपको मिलेगा ₹5,058। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टैक्स रिजिम में राउंडेड ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी ₹1,31,510। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए सर? हमें ऑब्वियसली 115 बीएससी लेना चाहिए, बिकॉज हमारी उसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे आपको पहले एंड दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने को पूछा गया था, तो वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹10,46,500। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको मिस हेतल की टैक्स लायबिलिटी निकालने को पूछा गया था। तो अगर आपने 115 बीएससी लिया है तो फिर उस केस में आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी नील रहेगी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि मिस हेतल के फादर को करंट प्रीवियस ईयर में क्या इंडिया में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे केस स्टडी में मिस हेतल के फादर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड करते हैं। तो अब यहाँ पे केस स्टडी में आगे क्या लिखा है? मिस हेतल्स फादर एज्ड 58 years had capital gains of ₹5 crores from sale of house property. He reinvested the proceeds from sale in another residential house of ₹4.98 crores, and the remaining sale proceeds were deposited in his savings bank account. He has paid ₹1,50,000 towards LIC premium. He has no other source of income. तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि मिस हेतल के जो फादर है उन्होंने करंट प्रीवियस ईयर में अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी, जिसपे उनको कैपिटल गेन हुआ है ऑफ ₹5 करोड़, और उसमें से उन्होंने क्या किया, कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली फॉर ₹4.98 करोड़। तो उसका उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में क्या लिखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपनी कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जिसपे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और उसमें से उन्होंने क्या किया, कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा कितना, या तो कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट या फिर जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, दोनों में से जो लोअर रहेगा उतना आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ द न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो है ₹4.98 करोड़, तो उतना आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो वो एग्जेम्पशन लेने के बाद जो आपका नेट कैपिटल गेन का अमाउंट रहेगा वो रहेगा ₹2 लाख। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि क्या मिस हेतल के फादर को करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। तो किसी इंडिविजुअल को अपना रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करना पड़ता है? अगर आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है बट बिफोर टेकिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, यानी सेक्शन 54 की सीरीज के कोई भी एग्जेम्पशन लेने से पहले जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको इंडिया में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन लेने से पहले जो इनका कैपिटल गेन का अमाउंट है वो है ₹5 करोड़, और इसके अलावा इनकी करंट प्रीवियस में और कोई भी इनकम नहीं है, तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम रहेगी ₹5 करोड़, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि इनके फादर ने 115 बीएससी लिया या फिर 115 बीएस में से ऑप्ट आउट किया।
कोई भी केस हो, नॉर्मल टैक्स रिजिम में इनके लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा ₹2.5 लाख। तो ये आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उससे यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम ज्यादा है। और अगर आपने 115 बीएससी लिया है तो उसमें आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया जाता है ₹4 लाख का, तो उससे भी यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी केस हो, इनकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उनको करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। और कब फाइल करना पड़ेगा? 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 31 जुलाई 2026 या उससे पहले पहले उनको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यस ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि मिस हेतल के ग्रैंडफादर को यानी उनके दादाजी को करंट प्रीवियस ईयर में क्या कोई एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो इनके लिए भी आपको केस स्टडी में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले वो हम रीड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे केस स्टडी में क्या लिखा है, मिस हेतल्स ग्रैंडफादर इज एज्ड 81 years and has interest income of ₹6 lakhs on fixed deposits. He has no other income for the previous year 25-26. He has to fly to USA for his treatment of cancer on 31st July 2026 and his return of income is not filed before his flying to USA. तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि मिस हेतल के जो ग्रैंडफादर है उनकी एज है 81 years, और हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये इंडिया के रेसिडेंट है, तो यानी ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है, तो कहने से ये एक सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। यस सर। अब यहाँ पे इनकी करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट इनकम दी गई है ऑफ ₹6 lakhs, और इसके अलावा इनकी और कोई भी इनकम नहीं है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि क्या मिस हेतल के ग्रैंडफादर को करंट प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस टैक्स पे करना होगा। किसी पर्सन को एडवांस टैक्स कब पे करना पड़ता है? अगर आपकी टोटल इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, इनकी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे इनकी टोटल इनकम में एक ही इनकम है, दैट इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹6 lakhs। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था इन्होंने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट कर दिया है, तो यानी आपको नॉर्मल टैक्स रिजिम में इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम पे आपका स्लैब रेट लगेगा। सर कौन सा स्लैब रेट लगेगा? तो ये एक सुपर सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पे इनके लिए ₹5 lakhs के बेसिक एग्जाम्पशन वाला स्लैब रेट लगेगा। तो 5 लाख तक इनको बेसिक एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% के रेट से टैक्स लेवी किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी टोटल इनकम है ₹6 लाख। तो बाकी की 1 लाख की इनकम पे टैक्स लगेगा 20% के रेट से, तो वो टैक्स आपको मिल जाएगा ₹20,000। अब यहाँ पे इनको 87 का रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज इनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है। तो जो टैक्स आपको मिला उसमें आप डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन से रेट कर देंगे एट द रेट 4%। तो जो भी टैक्स लायबिलिटी आपको मिलेगी वो आपकी किनाई से 10,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या इनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज एडवांस टैक्स के चैप्टर में आपको एक सेक्शन दिया, सेक्शन 207, और उसमें ये लिखा है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है एंड करंट प्रीवियस ईयर में उनकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, भले ही उनकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 10,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे मिस हेतल के जो ग्रैंडफादर है उनकी तो एज यहाँ पे 80 ईयर्स से ज्यादा है, यानी वो तो एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो भले ही यहाँ पे उनकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 10,000 से ज्यादा, उनको यहाँ पे कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन एंड ही इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 16th केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम सभी केस सिनारियोस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। तो जो अगला केस सिनारियो रहेगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। सो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट ले पाए। और इसके अलावा अगर आपको एनोटेड पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले केस सिनारियो डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।